बच्चों, अभी तक हम बात कर चुके हैं ग्लाइकोलाइसिस की, क्रेब साइकिल की और ईटीएस की। और ईटीएस से हमने क्या किया कि जो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल से फूड के ऑक्सीडेशन से हमने हाइड्रोजन्स निकाले, ऑक्सीडेशन करवाया फूड का और हाइड्रोजन्स को रिलीज किया। उन हाइड्रोजन से हमने NADH2 और क्रेब साइकिल में साथ में FADH2 का फॉर्मेशन करवाया और ईटीएस चलाकर हमने उन हाइड्रोजन्स की हेल्प से एटीपी फॉर्मेशन करवाया, प्रोटॉन ग्रेडियंट को डेवलप करके। और वो एटीपी कैसे बने, कैसे ग्रेडियंट डेवलप हुआ, कैसे ईटीएस चलता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए, अगर आप ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल में बनने वाले NADH2 और FADH2 से एटीपी की काउंट करना चाह रहे हैं, एटीपी काउंट करना चाह रहे हैं, तो आप इसे बैलेंस शीट का नाम दे सकते हैं। एनसीईआरटी ने इसे रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट ही बोला है। आप जैसे 38 एटीपी बना चुके हैं, मैं आपको पहले भी काउंट करवा चुका हूं। तो अगर आप उनका ब्रीफ देखें तो ब्रीफ में हम बोलेंगे थ्योरेटिकल एनर्जी कैलकुलेशन है। ये थ्योरेटिकल एनर्जी कैलकुलेशन का मतलब जो अभी तक हमने एटीपी और NADPH2 से जो एटीपी हमने अभी तक बनाए हैं उनकी काउंटिंग हम कर रहे हैं। टेबल वाइज देखिए तो पहले में नंबर ऑफ टर्न है, दूसरे में एटीपी सिंथेसिस थ्रू सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ा के आया हूं। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में हमने पढ़ा कि जब विदाउट ईटीएस डायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन हो जाए, डायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन, ईटीएस नहीं चल रहा, केमिकल रिएक्शन में सीधे ही जब एक सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और हमें डायरेक्ट ही गेन हो जाए एनर्जी का, हम उसे नाम देते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। उसकी काउंटिंग है दूसरे कॉलम में। थर्ड कॉलम में एटीपी गेन थ्रू द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से मतलब यहां ईटीएस से है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जो एटीपी बनाए हमने उसे दूसरा नाम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन दिया, क्योंकि वहां जो हमने एटीपी फॉर्मेशन करवाया है वो फूड के ऑक्सीडेशन से निकलने वाले हाइड्रोजन्स की हेल्प से करवाया, और उसी हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है उसी इलेक्ट्रॉन की हेल्प से हमने ईटीएस को चलाया, तो उसको नाम हमने ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन दिया। फिर एटीपी कंज्यूम कितने किए हैं हमने, जो कि सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस में हुआ और कहीं नहीं, और नेट गेन आपको कितना मिला है, वहां से टोटल आपको एटीपी कितने मिल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले बात हो रही है ईएमपी पाथवे। मैं आपको क्लियर कर दूं ये बात, ईएमपी पाथवे ग्लाइकोलाइसिस का ही दूसरा नाम है। 3 साइंटिस्ट, जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा आपको कि 3 साइंटिस्ट थे। नाम था एम्डेन, मेयरहॉफ और पार्नास, जिन्होंने ग्लाइकोलाइसिस को डिस्क्राइब किया था। उन्हीं के नाम के पहले अक्षर को उठाया गया, E फॉर एम्डेन, M फॉर मेयरहॉफ, P फॉर पार्नास, और नाम दे दिया गया ईएमपी पाथवे। किसका नाम है? ग्लाइकोलाइसिस का नाम है। तो बताइए, ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज से कितनी बार चलाया? 1 बार। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से एटीपी कितने बनाए? 4। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बच्चे हमने 1 PgAl बनाया, तो उससे हमने 2 एटीपी बनाए। लेकिन हमने यह भी कहा कि जब PgAl बनता है तो साथ में DHAP भी बनता है, और वो DHAP भी PgAl में कन्वर्ट हो जाता है। तो अल्टीमेटली हमारे पास PgAl, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल हो गए। तो 1 PgAl से 2 एटीपी, तो 2 PgAl से 4 एटीपी, वो टोटल 4 एटीपीज आपको यहां लिख कर दिए गए हैं। फिर बात आती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मींस ईटीएस, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर। लेकिन ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस मींस ईएमपी पाथवे, ये तो साइटोप्लाज्म में होता है। अब साइटोप्लाज्म में बनने वाला जो NADH2 है, हमने ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल PgAl बनाकर 2 मॉलिक्यूल NADH2 बनाए। सोचिए, अगर आप साइटोप्लाज्म में बनने वाले NADH2, जो कि ग्लूकोज से कितने बने हैं? 2 बने हैं। साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस से बनने वाले NADH2 को आप ले जाएं ईटीएस में और उससे एटीपी बनवाएं, तो आप बताइए, एक NADH2 से हमने 3 एटीपी पढ़े, तो ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से कितने एटीपी बनाए? 2। एक NADH2 से 3 एटीपी, तो 2 NADH2 से 6 एटीपी का फॉर्मेशन होगा। इसलिए यहां क्या लिखा हुआ है? 6 लिखा हुआ है। लेकिन जब बच्चा बोर्ड पर देखता है तो वो कह रहा है कि सर, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में ईएमपी पाथवे के लिए 6 और 4 टर्म लिखी हुई है। 6 तो आपने समझा दिया कि 2 मॉलिक्यूल NADH2 हैं,
और वो 2 मॉलिक्यूल NADH2 जब ETS में जाएंगे तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ ATP का फॉर्मेशन होगा। आपने 4 कैसे लिखा? देखिए, कुछ केसेस में, एक्सेप्शनल बायोलॉजी में हर जगह ही है बच्चे, ये हमारे यहां पर भी है। साइटोप्लाज्म में बनने वाला जो NADH2 है वो माइटोकॉन्ड्रिया के ETS में 2 तरीके से एंटर करता है। आपको सिर्फ उन 2 तरीकों का नाम याद करना है, डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी सिलेबस बुक में या हमारे सिलेबस में ऐसा कुछ लिखा हुआ है नहीं। टर्म जरूर लिखी हुई है आपके मॉड्यूल के अंदर कि जो NADH2 साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से बनता है, उसके 2 मेथड हैं ETS में जाने के। उस मेथड को नाम देते हैं हम शटल सिस्टम, और शटल सिस्टम आपको याद करने हैं 2। फर्स्ट है मैलेट एस्पार्टेट शटल, इन शॉर्ट MAS, मैलेट एस्पार्टेट शटल। देखिए, साइटोप्लाज्म में बनने वाला NADH2 अगर मैलेट एस्पार्टेट शटल से ही जाएगा ETS में तो NADH2 की फॉर्म में ही जाने वाला है और 6 ATP का फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब 6 ATP बनते हैं जब चलता है मैलेट एस्पार्टेट शटल। लेकिन साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है कि एक शटल और भी है, नाम है ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल। ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल, और ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल को इन शॉर्ट मैं लिख रहा हूं GPS। लेकिन याद रखिए, साइटोप्लाज्म में बनने वाला NADH2 जब माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर ETS में एंटर करता है थ्रू द ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल, तो NADH2 के हाइड्रोजन माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में ETS के अंदर FADH2 के फॉर्म में जाएंगे। मींस ग्लाइकोलाइसिस से हमें NADH2 मिला है, लेकिन ETS में FADH2 जाएगा, कन्वर्जन होकर जाएगा। तो एक NADH2 एक FADH2 के फॉर्म में ETS में एंटर करेगा, तो हम पढ़ के आए हैं पहले भी कि 1 FADH2 इज इक्वल्स टू 2 ATPs। तो बताइए, मेरे पास ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से ग्लूकोज से कितने NADH2 बने? 2 NADH2 ETS में 2 FADH2 की फॉर्म में जाएंगे तो कितने ATP बनाएंगे? 4, क्योंकि एक FADH2 से कितने ATP बनते हैं? 2 ATP बनते हैं। तो जब भी आपके सामने ग्लाइकोलाइसिस में ETS की बात आए कि ETS में उसके NADH2 से 6 या 4, 6 और 4 ATPs मिलते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये शटल सिस्टम्स के वजह से हुआ है। और फिर ग्लाइकोलाइसिस में ATP कंज्यूम भी तो करवाए हमने 2। ग्लाइकोलाइसिस की पहली 3 रिएक्शंस में से फर्स्ट और थर्ड रिएक्शन में हमने ATP कंज्यूम करवाया था। हमने उनको एंडरगोनिक प्रोसेस बोला था, पहली 2 रिएक्शंस को। तो अब देखिए, 2 ATP खर्च हुए, 4 ATP डायरेक्ट मिले, तो आपको बचे कितने? 2 ATP बचे, 2 वो और 6 ये, 8। तो नेट गेन में या तो 8 लिखोगे अगर मैलेट एस्पार्टेट शटल है तो, लेकिन आपने 4 बनाए, 2 कंज्यूम किए, तो बैलेंस कितने का है? 2 का। और 4 आपको किससे मिले? ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल से। तो 2 और 4 6। तो या तो EMP से आपको नेट गेन 8 ATP का होगा, या फिर आपको नेट गेन 6 ATP का, 6 ATPs का होगा। यह बात हुई ग्लाइकोलाइसिस की थ्योरेटिकल काउंटिंग की। अब देखिए, आप लिंक रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ NADH2 बना था, CO2 निकली थी, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या बना था? NADH2। अब ग्लूकोज से पायरुविक एसिड कितने बने? 2 बने। तो लिंक रिएक्शन कितनी बार चली? 2 बार चली। तो देखो, नंबर ऑफ टर्न 2, नंबर ऑफ टर्न 2। फिर 2 टर्न में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइल सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन तो हुआ ही नहीं, तो फिर 2 टर्न में 2 NADH2 मिले थे। अब वो दोनों NADH2 किसमें गए? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में, और क्या बने? 6 ATP। और लिंक रिएक्शन चली कहां? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही चली। तो यहां शटल सिस्टम की कोई भी जरूरत नहीं है। शटल सिस्टम की जरूरत तब है जब आप NADH2 को साइटोप्लाज्म से लेकर आते हैं। तो ये तो बना ही माइटोकॉन्ड्रिया में है, तो 6 के 6 ATP हमें यहां से नेट गेन की फॉर्म में मिल गए। देखिए, क्रेब्स साइकिल की बात करते हैं बच्चे। तो क्रेब्स साइकिल में टर्न कितने क्रेब्स साइकिल के? 2। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कितनी बार हुआ? 2 बार।
एक क्रेब साइकिल में एक बार। कब? सक्सिनल को एंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड बनाते टाइम हमने जीटीपी बनाया था और फिर उस जीटीपी को साइमल्टेनियसली कपल्ड रिएक्शन की फॉर्म में एटीपी में कन्वर्ट कर दिया था। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से 2 एटीपी मिले। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से हमें 22 एटीपी मिलते हैं। देखिए, एक क्रेब साइकिल में 3 NADH2 बने और एक NADH2 से 3 एटीपी, तो 3 NADH2 into 3 is equal to 9 ATPs और 1 molecule of FADH2 is formed और 1 FADH2 is equal to 2 ATP, तो 1 into 2 is equal to 2, तो 9 ATP हमें मिले हैं 3 NADH2 से, एक क्रेब साइकिल से 2 ATP मिले हैं हमें एक FADH2 से, टोटल हुए 11। ये काउंटिंग एक क्रेब साइकिल की है। ग्लूकोज से ये क्रेब साइकिल 2 बार चलेगा, 2 बार चलेगा तो 11 into 2 is equal to कितना हो गया? 22। नेक्स्ट, एटीपी क्रेब साइकिल में कंज्यूम होता ही नहीं है, तो 2 टर्न ऑफ द क्रेब साइकिल, 2 टर्न ऑफ द क्रेब साइकिल 22 एटीपी, 22 एटीपी तो मुझे देकर जाते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से और 2 एटीपी मुझे देकर जाते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से, तो 22 + 2 इज इक्वल टू 24 एटीपी। अगर आप इसे ग्लूकोज से टोटल काउंट करें ना बच्चे, तो ईएमपी से 8, ग्लाइकोलाइसिस से 6, लिंक रिएक्शन से ग्लूकोज के लिए काउंट कर रहा हूं और 24 से, तो टोटल काउंट करेंगे तो 38 एटीपीज हो जाएंगे। लेकिन कब? जब आप साइटोप्लाज्म से आने वाले NADH2 के लिए शटल चलाएं, मैलेट एस्पार्टेट शटल। दूसरी बात है, अगर आप ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल के थ्रू चलते हैं तो आप काउंट करिए 6 एटीपी ग्लाइकोलाइसिस से, 6 एटीपी लिंक रिएक्शन से और 24 क्रेब साइकिल से, तो टोटल आपके पास बनते हैं 36 एटीपी। तो कहीं पर अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए 1 मॉलिक्यूल जब कंप्लीट ऑक्सीडाइज होगा एरोबिक रेस्पिरेशन के टाइम पे, तो उससे बनेंगे 38 और 36 एटीपीज, तो वो जो 2 एटीपी का डिफरेंस है मेरे बच्चे, वो सिर्फ और सिर्फ शटल सिस्टम की वजह से है, जो कि ग्लाइकोलाइसिस में NADH2 बनता है, साइटोप्लाज्म में उसे ETS में ले जाने के लिए चलाए जाते हैं। अगर ये मैलेट एस्पार्टेट शटल के थ्रू चलेगा तो 38 एटीपी टोटल आएंगे बच्चे, और लेकिन अगर ये मैलेट एस्पार्टेट शटल के थ्रू चलेगा तो 19 एटीपी हमें काउंट करने हैं। ये एक थ्योरेटिकल एक्सरसाइज है जो अब तक हमने पढ़ा है उसके लिए। तो देखो बच्चों, अभी तक हमने एटीपी काउंटिंग जो की वो टेबल से काउंटिंग की कि हमने जो टेबल अभी पढ़ी है वो पूरी टेबल हमें मॉड्यूल में भी मिलेगी और एक एक स्टेप वैसा का वैसा ही मॉड्यूल के अंदर आपको लिखा हुआ मिलेगा, किससे कितने एटीपी हमें मिल रहे हैं, हमने काउंट कर लिया। आप उस काउंटिंग को एक चार्ट की फॉर्म में भी देख सकते हैं, ये आपके लिए और भी इजी हो जाता है। ये चार्ट आपको ना मॉड्यूल में मिल रहा है ना एनसीईआरटी में मिल रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। जैसे हमने स्टार्ट कहां से किया रेस्पिरेशन को? हमने स्टार्ट किया ग्लूकोज से। हमने कहा ग्लूकोज इज द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है और रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। अब ये जो सबस्ट्रेट है ग्लूकोज, इसका ग्लाइकोलाइसिस में आना और टूटना किसमें? पायरुविक एसिड में। ग्लूकोज में कार्बन कितने हैं? 6 हैं। पायरुविक एसिड में कार्बन है 3, तो पायरुविक एसिड के कितने मोल बनेंगे? 2 मोल। इसका मतलब ग्लाइकोलाइसिस तो हमने एक एरो से पढ़ लिया, लेकिन पायरुविक एसिड से आगे का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस हमने पढ़ना है 2 बार, एक इस पायरुविक एसिड से और एक इस पायरुविक एसिड से। देखिए, एक ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को चलाने के लिए हम कंज्यूम करते हैं कितने एटीपी? 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स। बनाते कितने हैं? 4 एटीपी डायरेक्ट SLP से। इसका मतलब ये जो 4 एटीपी हमने लिखे हैं, ये 4 एटीपी हमें कहां से मिले हैं? SLP से मिले हैं। 4 बनाए, 2 कंज्यूम किए, तो डायरेक्ट मुझे गेन मतलब मिले कितने? 2 मिले। लेकिन साथ ही साथ हमने ऑक्सीडेशन भी करवाया, हाइड्रोजन निकाले, तो हम कहते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में हमने 2 मॉलिक्यूल NADH2 का भी फॉर्मेशन किया। अब ये जो NADH2 है, अगर ये मैलेट एस्पार्टेट शटल के थ्रू ETS के थ्रू जाएगा तो एटीपी बनाएगा कितने? 6। लेकिन अगर ये NADH2 ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल के थ्रू जाएगा तो एटीपी बनाएगा 4। ये हम अभी पढ़ के आए हैं, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है साइटोप्लाज्म में और ETS हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर, तो शटल सिस्टम चलाना पड़ता है हाइड्रोजन्स को ETS में पहुंचाने के लिए। दूसरी बात, पायरुविक एसिड है, ग्लाइकोलाइसिस का की प्रोडक्ट हमने इसको बोला। एक पायरुविक एसिड जब चलेगा नेक्स्ट प्रोसेस में, उसे बोलेंगे लिंक रिएक्शन। ये क्या है? ये है जी लिंक रिएक्शन।
इस लिंक रिएक्शन में एक पायरुविक एसिड से एक लिंक रिएक्शन में 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaDH2 बना, और जब ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaDH2 ETS में गया तो 3 ATP का फॉर्मेशन हुआ। ऐसा ही जो दूसरा पायरुविक एसिड है वो भी जाएगा किसमें, लिंक रिएक्शन में, उससे भी बना एक NaDH2 और वो भी गया किसमें, ETS में, और ATP उसने भी हमें 3 बना कर दिए। तो इसका मतलब एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनेंगे और 2 पायरुविक एसिड से 2 मॉलिक्यूल NaDH2 और ETS में जाकर 6 ATPs का फॉर्मेशन होगा। तो आप काउंटिंग 1 पायरुविक एसिड से भी कर सकते हैं, आप काउंटिंग 2 पायरुविक एसिड से भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन की लैंग्वेज पर। अगर मुझसे पूछा जाए ना कि लिंक रिएक्शन में 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से कितने ATP मिलते हैं, तो मेरा आंसर 6 आएगा, क्योंकि ग्लूकोज से मैं पायरुविक एसिड 2 बनाऊंगा तो लिंक रिएक्शन भी 2 बार चलाऊंगा। लेकिन अगर यह पूछा जाए कि पायरुविक एसिड से लिंक रिएक्शन में कितने ATP बनते हैं ETS के थ्रू, तो हम कहते हैं 3, क्योंकि पायरुविक एसिड से एक पायरुविक एसिड से लिंक रिएक्शन एक ही बार चलती है। अब देखिए, लिंक रिएक्शन चली तो क्या बना, एसिटाइल को एंजाइम A बना। ये किसको चलाएगा, क्रेब साइकिल को। जब एसिटाइल को एंजाइम A से क्रेब साइकिल चलता है तो एक एसिटाइल को एंजाइम से एक क्रेब साइकिल चलते टाइम 3 मॉलिक्यूल ऑफ NaDH2 एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 बनता है। अब ये 3 NaDH2 जब जाएंगे ETS में तो 9 ATP का फॉर्मेशन करेंगे, और जब ये FADH2 जाएगा ETS में तो 2 ATP बनाएंगे। और ये जो ATP या GTP हमने लिखा है ये हमें मिला है SLP से, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से। क्रेब साइकिल में टोटल ATP हमें कितने मिले हैं, 12। 9 तो मिले NaDH2 से, 2 मिले FADH2 से और 1 डायरेक्ट मिला, तो टोटल तो 12 है, 12 है। लेकिन ETS से कितने मिले, 11, क्योंकि हम जो ATP या GTP SLP से बना रहे हैं उसे हम ETS के लिए काउंट नहीं करने वाले। तो ETS से कितने मिले, तो ETS से तो 11 मिले, NaDH2 और FADH2 वाले। बिल्कुल सही बात है। विदाउट ETS कितने मिले, 1, क्योंकि जो SLP या GTP से हमें जो ATP मिल रहा है बेटा वो तो डायरेक्ट ही मिला ना हमें, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, उसमें तो ETS की कोई हेल्प ही नहीं है। तो टोटल एक क्रेब साइकिल से 12 ATP। तो बताइए ग्लूकोज से पायरुविक एसिड कितने बने, 2 बने, तो क्रेब साइकिल भी कितनी बार चलेगा, 2 बार चलेगा, तो ATP टोटल 24 हो जाएंगे, 12 + 12 टोटल। लेकिन विद ETS पूछा जाए तो 22, क्योंकि 11 ही मिल रहे हैं एक से, और विदाउट ETS पूछा जाए तो 2, क्योंकि एक क्रेब साइकिल से विदाउट ETS 1, तो 2 क्रेब साइकिल से विदाउट ETS 2 ATP। तो ये आपकी होल काउंटिंग है बच्चे, किसके लिए, ATP के लिए। कहां से, ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से। और ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन पहले ग्लाइकोलाइसिस जो कि साइटोप्लाज्म में, उसके बाद लिंक रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, देन क्रेब साइकिल, और जब ये तीनों केमिकल रिएक्शंस के प्रोसेस हो गए हैं तो फिर हमने फाइनली जो प्रोसेस पढ़ा वो पढ़ा ETS, और ETS में हमने बनाए ATP मॉलिक्यूल्स। ये एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ। अब देखिए, आप हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एम्फीबॉलिक पाथवे। आप जब रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो आप रेस्पिरेशन को एम्फीबॉलिक पाथवे कहते हैं। देखिए बच्चे, हालांकि हमने कहा कि फोटोसिंथेसिस में हमने ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, और रेस्पिरेशन में हम उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन कर रहे हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस है, लिंक रिएक्शन है, क्रेब साइकिल है, मतलब रेस्पिरेशन है। तो इसमें हम ग्लूकोज का क्या कर रहे हैं, ब्रेकडाउन कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। तो इसे हमें क्या बोलना चाहिए, कैटाबॉलिक प्रोसेस। लेकिन मैं आपको पहले क्लियर कर रहा हूं, हेडिंग ही मेरी यही है कि मैं रेस्पिरेशन को कैटाबॉलिक नहीं एम्फीबॉलिक प्रोसेस कहूंगा। एम्फीबॉलिक, देखिए आप पहले तो आप यह समझिए कि एम्फीबॉलिक मींस है क्या। एम्फीबॉलिक का मतलब है कैटाबॉलिक प्लस एनाबॉलिक, दोनों टाइप के प्रोसेस को जो फॉलो करता हो, रिप्रेजेंट करवाता हो, डिनोट करवाता हो, उसे हम एम्फीबॉलिक कहेंगे। इसका मतलब रेस्पिरेशन में मॉलिक्यूल्स टूट भी रहे हैं और बन भी रहे हैं। जब आप एनसीईआरटी से रेस्पिरेशन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपकी एनसीईआरटी की जो 11th की बुक है बच्चे, सिलेबस बुक,
एनसीईआरटी पेज नंबर 226 से तो आपका ये चैप्टर स्टार्ट होगा 227 पे, जहां आपने हेडिंग पढ़नी है डू प्लांट ब्रीथ, पहली हेडिंग है रेस्पिरेशन की। उसके जस्ट ऊपर आपको 2 लाइनें लिखी हुई मिलेंगी। द कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। कार्बन स्केलेटन से मतलब यहां ऑर्गेनिक कंपाउंड से है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से। द कार्बन स्केलेटन produced during the respiration is used as the precursor of the biosynthesis of other molecules of the cell। इसे मैं आपको समझा देता हूं। हमने रेस्पिरेशन प्रोसेस कहां से चलाया? कार्बोहाइड्रेट से। और कार्बोहाइड्रेट में भी मेनली हमने किसका यूज किया है? ग्लूकोज का। देखिए, तो कार्बोहाइड्रेट को हमने सिंपल शुगर ग्लूकोज का यूज किया, तो क्या बनाया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, और उससे हमने 2 मॉलिक्यूल बनाए। एक तो हमने PgAl बनाया, जिसे मैं ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट लिख रहा हूं, PgAl, और दूसरा मॉलिक्यूल डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिसे हम DHAP कह रहे हैं। फिर हमने कहा कि ये PgAl पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ, और फिर ये पाइरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम A में, और एसिटाइल कोएंजाइम A से क्रेब साइकिल हमने चलाया। लेकिन आप एक बात समझिए, पहले तो यह क्लियर करिए कि क्या रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं? तो बोलिए नहीं। हम चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बात करके आए थे कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा फैट्स एंड प्रोटीन्स भी हैं। हां, अगर आपके पास कार्बोहाइड्रेट सफिशिएंट है तो आप फैट और प्रोटीन्स का यूज नहीं करते हैं, आपकी सेल्स फैट्स और प्रोटीन्स का यूज नहीं करती हैं। लेकिन अगर आपके पास कार्बोहाइड्रेट का लेवल कम है या कार्बोहाइड्रेट एब्सेंट है, तो सेल कंज्यूम करना स्टार्ट करती है फैट को, और अगर कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों ही कम है या एब्सेंट है, तो सेल यूज करना स्टार्ट करती है प्रोटीन को। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, फिर फैट, और फिर प्रोटीन्स को हमने पढ़ा। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए तो पूरा प्रोसेस हम पढ़ के आए हैं। लेकिन अगर फैट यूज हो जाए, तो बोलिए फैट के एक मॉलिक्यूल को हम नाम देते हैं ट्राइग्लिसराइड। बायोमॉलिक्यूल में पढ़ा होगा आपने, या बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आप। ट्राइग्लिसराइड, ट्राई 3 और ग्लिसराइड मतलब ग्लिसरॉल। देखिए, एक फैट मॉलिक्यूल में आपको फैटी एसिड मिलते हैं और ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल मिलता है। बोलिए 3 फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ जुड़कर बनाते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ फैट, इसलिए फैट को ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। इसका मतलब फैट मॉलिक्यूल में 2 आपको मतलब याद करने हैं, एक तो फैटी एसिड और साथ में आपको ग्लिसरॉल याद करना है, कंपोनेंट है। ग्लिसरॉल अगर रेस्पिरेशन में आएगा ना, भी फैट टूटेगा तो ग्लिसरॉल भी मिलेगा और फैटी एसिड भी मिलेंगे। ग्लिसरॉल अगर रेस्पिरेशन में आएगा तो ग्लिसरॉल कन्वर्ट होगा किसमें? DHAP में, और DHAP कन्वर्ट होगा PgAl में, और PgAl से आगे का वही प्रोसेस, PgAl से पाइरुविक एसिड, पाइरुविक एसिड से क्रेब साइकिल, सेम चल रहा है। तो बताइए, आपने फैट को ग्लिसरॉल में तोड़ा, ब्रेक डाउन किया। इसका मतलब जब ग्लिसरॉल से आप DHAP बना रहे हैं, तो यह एक कैटाबॉलिक प्रोसेस हो गया। दूसरी बात, फैट को फैटी एसिड्स में तोड़ा, और इस फैटी एसिड से आपने एसिटाइल कोएंजाइम A बनाया, और एसिटाइल कोएंजाइम A से आगे का प्रोसेस वही कि एसिटाइल कोएंजाइम A क्रेब साइकिल में काम आएगा, और फिर क्रेब साइकिल से हमें आगे की केमिकल रिएक्शन जो हमने पढ़ी है सेम टू सेम वैसा ही। और बताइए, फैटी एसिड्स जब एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होते हैं, फैटी एसिड्स जब एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होते हैं, तो आप फैटी एसिड्स को तोड़ रहे हैं। इसका मतलब आप क्या करवा रहे हैं? बोलिए, हम करवा रहे हैं सर कैटाबॉलिज्म। फैटी एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम A का फॉर्मेशन, फैटी एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम A का फॉर्मेशन बीटा ऑक्सीडेशन है, बीटा ऑक्सीडेशन है। और याद रखिए, बीटा ऑक्सीडेशन के एंजाइम एक तो आपको मिलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तो हम प्रोसेस पढ़ ही रहे हैं बच्चे, रेस्पिरेशन, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा एक माइक्रोबॉडी और याद कर लीजिए आप सेल की, परऑक्सीसोम। जब आप सेल बायोलॉजी पढ़ते हैं या आपने पढ़ा है, तो आपको वहां एक माइक्रोबॉडी पढ़ने को मिलेगी बच्चे, नाम है परऑक्सीसोम। उस परऑक्सीसोम में भी बीटा ऑक्सीडेशन के एंजाइम्स होते हैं, जो कि फैटी एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट करता है। तो बताइए, ग्लिसरॉल का रेस्पिरेशन में आना या फैटी एसिड का रेस्पिरेशन में आना कैटाबॉलिज्म है।
अब बात है कि कार्बोहाइड्रेट कैसे यूज आए, पता चला, फैट्स कैसे यूज आए, पता चला, लेकिन फैट और कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, वो कौन है, प्रोटीन्स। प्रोटीन किससे मिलकर बने हैं, अमाइनो एसिड से। क्या अमाइनो एसिड एक ही है, नहीं, वेरिएबल टाइप ऑफ द अमाइनो एसिड्स हैं। और प्रोटीन बनाने वाले अमाइनो एसिड्स हम जो पढ़ते हैं जनरली, वो हमने पढ़े हैं कितने, 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब ये जो 20 टाइप के अमाइनो एसिड्स है ना, अब टाइप अलग अलग है अमाइनो एसिड्स के, तो ये रेस्पिरेटरी पाथवे में अलग अलग जगह पर यूज आते हैं। अगर आप अमाइनो एसिड्स का कैटाबॉलिज्म पढ़ते हैं तो एक अमाइनो एसिड पायरुविक एसिड की फॉर्म में यूज आ सकता है, एक अमाइनो एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए की फॉर्म में यूज आ सकता है, और एक अमाइनो एसिड अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के फॉर्म में भी यूज आ सकता है। और अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड हमने क्रेब साइकिल में बनाया था। इसका मतलब अमाइनो एसिड्स के कुछ टाइप तो पायरुविक एसिड से एंटर करते हैं रेस्पिरेटरी पाथवे में, कुछ अमाइनो एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होकर एंटर करते हैं पाथवे में, और कुछ अमाइनो एसिड्स अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से एंटर करते हैं इस रेस्पिरेटरी पाथवे में। बेटा आपके पास 3 रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। जब भी ये तीनों के तीनों रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की फॉर्म में यूज होते हैं तो इनके कन्वर्जन से बनने वाले रेस्पिरेटरी पाथवे के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें एक मॉलिक्यूल कॉमन है जो कार्बोहाइड्रेट से भी बनेगा, फैट से भी बनेगा और प्रोटीन से भी बनेगा। देखिए, कार्बोहाइड्रेट से चले तो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाया, फैट से चले तो भी एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाया, प्रोटीन से चले तो भी एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाया। तो एक मॉलिक्यूल तो बेटा ऐसा है जो तीनों के लिए कॉमन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स के लिए कॉमन मीडिएटर, इंटरमीडिएटर कंपाउंड कौन है रेस्पिरेटरी पाथवे का, तो हमारा आंसर होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये तो बात हुई कैटाबॉलिज्म की, लेकिन आप समझिए एक बात को, आप ग्लूकोज से रेस्पिरेटरी पाथवे चलाया आपने, उससे आपने पीजीएल और डीएचएपी बनाए जिससे आप रेस्पिरेशन को आगे लेकर चलते हैं। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिए, अगर सेल की रिक्वायरमेंट ठीक उस टाइम पे, जिस टाइम पे आप इस मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन कर रहे हैं, सेल की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि उसको एनर्जी से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि भाई उसको कोई फैट का मॉलिक्यूल चाहिए अपने मेटाबॉलिज्म के लिए या अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, फैट का कोई मॉलिक्यूल चाहिए, तो प्रायोरिटी किसको देगा, प्रायोरिटी के बेसिस पर अपने काम को प्रायोरिटी देगा कि मेटाबॉलिज्म में मुझे पहले कौन चाहिए, पहले मेरे लिए एनर्जी ज्यादा जरूरी है या मॉलिक्यूल जरूरी है। एनर्जी तो मुझे कहीं और से भी मिल रही होगी, किसी केमिकल रिएक्शन से। तो मान लीजिए ठीक उस टाइम पे उसको फैट का मॉलिक्यूल चाहिए कोई, और फैट बनाने के लिए आपको ग्लिसरॉल तो चाहिए ही चाहिए। तो आपने रेस्पिरेशन में यूज किसको किया, कार्बोहाइड्रेट को, क्या बनाया, डीएचएपी। और डीएचएपी से आप क्या बना सकते हैं, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल से आप क्या बना सकते हैं, फैट। इसका मतलब ये डीएचएपी सेल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फिर से बदल सकता है, किसमें, ग्लिसरॉल में। और अगर ये बदल गया तो ये हो जाएगा एनाबॉलिज्म, क्योंकि फॉर्मेशन हो रहा है, ब्रेकडाउन थोड़ी। दूसरा, अगर मैं कार्बोहाइड्रेट्स को यूज कर रहा हूं और कहीं पर एसिटाइल कोएंजाइम ए मैंने बनाया है और मुझे उसकी जरूरत है कि भाई उससे मुझे फैट चाहिए, कोई फैट मॉलिक्यूल बनाना है, और फैट मॉलिक्यूल बनाने के लिए मुझे फैटी एसिड चाहिए, तो इस एसिटाइल कोएंजाइम ए से मैं किसको बनाऊंगा, फैटी एसिड्स को। मैं मतलब सेल की बात कर रहा हूं। तो क्या हो गया, एनाबॉलिज्म। या फिर इस एसिटाइल कोएंजाइम से कोई डिजायरेबल अमाइनो एसिड भी बनाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल। तो बताइए, इस एसिटाइल कोएंजाइम ए से क्या बन जाएगा, अमाइनो एसिड, उससे क्या बन जाएंगे, प्रोटीन्स। या अमाइनो एसिड्स ने जो पायरुविक एसिड बनाया, उससे एसिटाइल कोएंजाइम ए बना और उससे फिर दोबारा फैट मॉलिक्यूल बन गया। कोई जरूरी तो नहीं है ना कि आगे का केमिकल रिएक्शन चले ही चले। मतलब रेस्पिरेटरी पाथवे में जितने भी इंटरमीडिएट कंपाउंड बन रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ टूटने के लिए ही बन रहे हैं और वो सेल को एनर्जी देंगे। नहीं, उन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल हो रहा है। अगर किसी टाइम पे किसी भी सेल को
किसी इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल से कोई और मॉलिक्यूल सेल का बनाना पड़े, बायोमॉलिक्यूल बनाना पड़े, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना पड़े, तो सेल पीछे नहीं हटती, सेल उस मॉलिक्यूल से उस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेती है। इसलिए तो ऊपर हमने पढ़ा द कार्बन स्केलेटन, कार्बन स्केलेटन मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, जो कि रेस्पिरेशन के टाइम पे बनता है, यूज्ड एज द प्रिकर्सर, वो एक प्रिकर्सर की फॉर्म में यूज होता है। प्रिकर्सर का मतलब जिससे कोई बनता है। मैं कहता हूं भाई आटे से रोटी बनती है, तो रोटी का प्रिकर्सर आटा है, और आटा किससे बन रहा है? व्हीट से, गेहूं से। तो गेहूं आटे का प्रिकर्सर और आटा रोटी का प्रिकर्सर है, जिससे जो बन रहा है। तो बताइए एसिटाइल को एंजाइम ए फैटी एसिड का प्रिकर्सर हो गया, डीएचएपी ग्लिसरॉल का प्रिकर्सर हो गया, फॉर एग्जांपल। ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने ही मॉलिक्यूल बनते हैं, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए इतने बताए गए हैं बच्चे। वेरिएबल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द इंटरमीडिएट कंपाउंड्स ऑफ द रेस्पिरेशन। इसका मतलब रेस्पिरेशन प्रोसेस सिर्फ तोड़ने के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए नहीं, सेल के मेटाबॉलिज्म को चलाने के लिए भी जरूरी है। इसीलिए जो सेल लिविंग है उसमें रेस्पिरेशन तो पक्का होता है, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो और चाहे वो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, क्योंकि रेस्पिरेशन प्रोसेस से एटीपी मिलता है सेल का मेटाबॉलिज्म चलाने के लिए, एनर्जी निकलती है हीट की फॉर्म में बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, और इंटरमीडिएट कंपाउंड्स मिलते हैं सेल की मेटाबॉलिक रिएक्शंस को चलाने के लिए। तो सिर्फ रेस्पिरेशन सिर्फ एक ही काम नहीं कर रहा कि तोड़ के एनर्जी बना रहा है। अब एक बात और समझिए, बच्चा कहता है कि हमने तो आज तक यह पढ़ा था कि कैटाबॉलिक प्लस एनाबॉलिक इज इक्वल टू मेटाबॉलिक। कैटाबॉलिक प्लस एनाबॉलिक इज इक्वल टू मेटाबॉलिक। आप कह रहे हो कैटाबॉलिक प्लस एनाबॉलिक इज इक्वल टू एम्फीबॉलिक। यह कैसे पॉसिबल हुआ? देखिए, कैटाबॉलिक का मतलब प्योरली ब्रेकडाउन है, एनाबॉलिक का मतलब प्योरली फॉर्मेशन है, और एम्फीबॉलिक और मेटाबॉलिक में क्या डिफरेंस है मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए, ये एक सेल है, इस सेल में ए बी नाम का मॉलिक्यूल ए प्लस बी में टूट रहा है। तो बताइए क्या है? बच्चा कह रहा है टूट रहा है, कैटाबॉलिक है, बिल्कुल है। चलिए, P प्लस क्यू कन्वर्ट हो रहा है पी क्यू में, जुड़ रहा है, P प्लस क्यू जुड़ के पी क्यू बन रहा है, तो बोलिए एनाबॉलिक है। अब X प्लस वाई कन्वर्ट्स इनटू एक्स वाई, बच्चा कहता है एनाबॉलिक, बट एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल ये एक्स वाई फिर से टूट सकता है एक्स प्लस वाई में। तो देखिए आप, एक प्रोसेस जो प्योरली तोड़ने का काम कर रहा है कैटाबॉलिक, एक प्रोसेस जो प्योरली बनने का काम कर रहा है एनाबॉलिक, एक प्रोसेस जो तोड़ता भी है और बनाता भी है। प्रोसेस कितने? एक, काम कितने? दो। जब एक प्रोसेस दो काम करे तो एम्फी, फ्रॉग, मेंढक, हम कहते हैं पानी में भी रह सकता है और जमीन पर भी, तो हम उसे कहते हैं एम्फीबियन, क्योंकि वो दो एनवायरमेंट में रह पाता है। मेंढक कितने हैं? फ्रॉग कितने हैं? एक है, और वो एक ही फ्रॉग पानी में भी मिल सकता है और सरफेस पे भी। अगर ऐसा होता कि फ्रॉग पानी में भी मिलता है और फ्रॉग जमीन पे भी मिलता है और दोनों अलग अलग है, फिर थोड़ी मैं एम्फीबियन में रखता इसको। एम्फीबियन का मतलब दो एनवायरमेंट में सर्वाइव करने वाला एक ही ऑर्गेनिज्म, तो एम्फीबियन। आप सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, आपने पढ़ी है सेल बायोलॉजी में, तो आप फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल पढ़ते हैं, उसको कहते हैं एम्फीपैथिक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कितना? एक, नेचर कितने? दो, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। तो एक मॉलिक्यूल दो नेचर, तो एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। तो ऐसे बताइए, एक प्रोसेस दो काम, तो एम्फीबॉलिक। और बताइए, एक सेल में कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जो प्योरली एनाबॉलिक हैं, कुछ ऐसे हैं जो प्योरली कैटाबॉलिक हैं, कुछ ऐसे हैं जो एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों हैं। और जो प्रोसेस कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों का काम करता है, प्रोसेस एक काम दोनों कर रहा है, तो उसको बोलेंगे एम्फीबॉलिक, और इन सब को मिलाकर बोलेंगे मेटाबॉलिक। इसका मतलब एम्फीबॉलिज्म इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म। इसीलिए आप इस रेस्पिरेटरी पाथवे को एम्फीबॉलिक पाथवे कह रहे हैं, क्योंकि पाथवे ये एक है लेकिन काम दो कर रहा है, तोड़ भी रहा है और बना भी रहा है। तो ये बात हुई बच्चे एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में कंप्लीट। अब
जब आप एम्फिबॉलिक पाथवे कंप्लीट करते हैं तो आप समझ चुके हैं अब तक ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब साइकिल, ईटीएस, टोटल काउंटिंग आप कर चुके हैं, और रेस्पिरेशन को एम्फिबॉलिक पाथवे क्यों कहते हैं ये भी आप समझ गए हैं। यहीं पर मैं आपको इंट्रोडक्शन की एक बात बताता हूं। एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे ना, एनसीईआरटी में रेस्पिरेशन का जब इंट्रोडक्शन आप पढ़ लेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद आप जाएंगे ग्लाइकोलाइसिस पाथवे पर, और ग्लाइकोलाइसिस में यह बात आपको साफ साफ लिखी हुई मिलेगी कि पाइरुविक एसिड इज द की प्रोडक्ट ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस। और उसके बाद एनसीईआरटी ने क्लियर वर्ड्स में लिखा है द पाइरुविक एसिड है, जो पाइरुविक एसिड, द फ्यूचर ऑफ द पाइरुविक एसिड, इसे एनसीईआरटी ने टर्म यूज की है फेट। द फ्यूचर ऑफ द पाइरुविक एसिड और द फेट ऑफ द पाइरुविक एसिड डिपेंड्स ऑन सेल्यूलर नीड। सेल्यूलर नीड, सेल की नीड कैसी है। अब एम्फिबॉलिक पाथवे है तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल किसी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया जा सकता है। उस पाइरुविक एसिड से आप लिंक रिएक्शन चलाएं, आप एसिटाइल कोएंजाइम ए से कोई और मॉलिक्यूल बनाएं, या आप उस पाइरुविक एसिड से क्रेब साइकिल चलाएं, या क्रेब साइकिल के अंदर किसी भी मॉलिक्यूल से किसी दूसरे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करें। ये सब चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इसी एक वर्ड को लेकर। किसको लेकर? पाइरुविक एसिड को। एनसीईआरटी ने ये वर्ड, ये जो लाइन लिखी है सिर्फ एक वर्ड पाइरुविक एसिड के लिए लिखी है, लेकिन ये बात एसिटाइल कोएंजाइम पर ए पर भी एप्लीकेबल है या किसी दूसरे रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट कंपाउंड पर भी एप्लीकेबल है, लेकिन एनसीईआरटी ने क्लियर शब्दों में लिखा सिर्फ पाइरुविक एसिड के लिए है। तो ये पूरा प्रोसेस हमने जो अभी समझा वो हमने रेस्पिरेशन समझा, और इसको हमने बोला क्या है? एम्फिबॉलिक पाथवे। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है हमारी रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मैं आपको पढ़ा के आया हूं, जो हमने टेबल पढ़ी, जो हमने चार्ट पढ़ा, जिसमें हमने टोटल काउंटिंग की कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से हम फॉर्मेशन करवाते हैं 38 या 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स का। और ये 38 या 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स हमने शटल सिस्टम के अकॉर्डिंग काउंट किए हैं। 2 की जो माइनस की है वो शटल सिस्टम का डिफरेंस है कि अगर आप मेलेट एस्पार्टेट शटल चलाते हैं तो 38 एटीपी, और अगर आप ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल चलाते हैं तो 36 एटीपी। लेकिन जब आप एनसीईआरटी से या आपके मॉड्यूल से, स्टडी मटेरियल से इस टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप ये बात याद रखेंगे कि जो काउंटिंग्स आपने की हैं रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट के थ्रू 38 या 36 एटीपी की, ये काउंटिंग्स कुछ सर्टेन अंजम्पशंस पर ही बेस्ड हैं। अगर आप एनसीईआरटी की लैंग्वेज पढ़े, मैं आपके साथ ही चल रहा हूं, देखिए आप, इट इज पॉसिबल टू मेक द कैलकुलेशन ऑफ द नेट गेन ऑफ एटीपी फॉर द एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज्ड। ये पॉसिबल है और हमने किया भी है। 38 या 36 एटीपी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से काउंट किए हैं। लेकिन एनसीईआरटी ने उसके बाद आगे लाइन स्टार्ट की है, बट इन रियलिटी दिस कैन रिमेन ओनली ए थ्योरेटिकल एक्सरसाइज। आप कॉपी पेन लेके 38 या 36 एटीपी काउंट कर सकते हैं, लेकिन सेल के अंदर जाकर नहीं। दीज कैलकुलेशंस कैन बी मेड ओनली ए सर्टेन अंजम्पशंस। अंजम्पशंस का मतलब एज्यूम कर लेना। मैंने मान लिया ये प्रोसेस पढ़ते टाइम कि ऐसा हो रहा है, लेकिन वास्तव में वैसा हो नहीं रहा, वो अजम्पशन है। मैं आंखें बंद कर लूं और मैं दिमाग में सोच लूं कि मैं उड़ रहा हूं, खड़ा मैं जमीन पे हूं, लेकिन मैंने सोच लिया कि मैं उड़ रहा हूं, ये मेरा एक अजम्पशन है। मैंने इस चीज को अज्यूम कर लिया कि यस ऐसा हो रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा हो नहीं रहा। तो कुछ अजम्पशंस हैं जिसके बेसिस पर हमने ये काउंटिंग की है। एनसीईआरटी ने हमें, या आपके मॉड्यूल के अंदर आपको वो जो अजम्पशंस मिलेंगे, वो अजम्पशंस मिलेंगे 4 डॉट्स की फॉर्म में है। पहले हम उन चारों अजम्पशंस को पढ़ते हैं कि हमने क्या गलत पढ़ लिया, हमने क्या ऐसी गलत बातें अज्यूम कर ली रेस्पिरेशन के बारे में जो कि हम कैलकुलेशन कर पा रहे हैं उसकी वजह से, लेकिन रियलिटी में ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो पहले उन चारों बातों को समझते हैं, जो कि 4 अजम्पशंस हमें पढ़ाए गए हैं हमारी सिलेबस बुक में, फिर आगे चलेंगे। देखिए सबसे पहला अजम्पशन क्या है? देयर इज ए सिक्वेशनल orderly pathway functioning with one substrate forming the next and with glycolysis TCA cycle ETC pathway following one after another। सबसे पहला assumptions तो assume जो मैंने किया है वो यही किया है बच्चे कि मैं पढ़ाता हूं, आपको पढ़ाते टाइम सबसे पहले बोलता हूं कि प्रोसेस चलेगा कौन सा? ग्लाइकोलाइसिस, फिर चलेगी लिंक रिएक्शन, फिर चलेगा क्रेब्स साइकिल, और फिर हमने पढ़ा है ETS।
ऐसा हमने पढ़ा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि आप इस बात को मानकर ना चलें कि सेल में सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस होगा एंड देन लिंक रिएक्शन एंड देन क्रेब साइकिल और देन ईटीएस। हमने ऐसा मान लिया, ऐसा एनसीईआरटी ने लिखा है कि आप ये प्रोसेस करवा रहे हैं वन आफ्टर अनदर। लेकिन मैं पहले कह चुका हूं ये लिखी हुई बात गलत है, रियल में ऐसा है नहीं, क्योंकि ये तो एक अजम्पशन है। ऐसे कितने अजम्पशन है? 4। पहला अजम्पशन ये है कि आप पढ़ते टाइम ये मान लेते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब साइकिल और ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक के बाद एक चल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये चारों के चारों प्रोसेस एक साथ चलते हैं। अगर आप इन चारों प्रोसेसेस को साइमल्टेनियसली करवा रहे हैं एक सेल के अंदर, तो आप ये कैसे डिसाइड कर पाते हैं कि कौन सा NADH2 और कौन सा FADH2 कौन से ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कौन से प्रोसेस से निकलकर ETS में गया है? तो आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप चारों प्रोसेस एक साथ चलाएंगे तो आप ये डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि कौन सा NADH2, कौन सा हाइड्रोजन, कौन सा इलेक्ट्रॉन, कौन से FADH2 किस प्रोसेस से निकलकर ETS को रन करवा रहे हैं और ATP का फॉर्मेशन करवा रहे हैं। वो तो हमने हमारी स्टडी को इजी करने के चक्कर में इसे अलग अलग स्टेप्स में पढ़ा है, लेकिन ये चारों प्रोसेस सेल के अंदर चलते साइमल्टेनियसली ही हैं। ऐसा नहीं है कि सेल में जब साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस चल रहा होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया वेट करेगा कि भाई पहले ग्लाइकोलाइसिस से पाइरुविक एसिड बन जाए, उसके बाद मैं कोई क्रेब साइकिल चलाऊंगा। तो उसमें क्रेब साइकिल या लिंक रिएक्शन या ETS ऑलरेडी रन कर रहे हैं। और उधर जब क्रेब साइकिल चल रहा है ना, तो बहुत सारे क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चल रहे हैं और साइमल्टेनियसली माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर बहुत सारे ETS चल रहे हैं। तो काउंटिंग करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। यह पहला अजम्पशन। दूसरा अजम्पशन, द NADH सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस। इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा, ये जो NADH2 मैंने ग्लाइकोलाइसिस से बनवाए, इसे मैंने बोला कि ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर चलने वाले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एंटर करते हैं दो शटल सिस्टम्स के हेल्प से। पहला शटल सिस्टम हमने पढ़ा था मैलेट एस्पार्टेट शटल और दूसरा पढ़ा था ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल। तो ऐसा जब हम बोलते हैं कि NADH2 जो सिंथेसाइज्ड हुए हैं ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से और वो शटल सिस्टम के थ्रू ETS में जा रहे हैं और बना रहे हैं क्या? ATP। ऐसा हमने मान लिया, ये हमारा अजम्पशन है। हमने इस बात को एज्यूम कर लिया कि ऐसा हो रहा है, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। बोलिए, समझिए, सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस से बनने वाला NADH2 पक्का ETS में जाएगा, ये श्योरिटी नहीं है। According to requirement of the cell, according to requirement of the metabolism of the cell, according to requirement of the chemical convergence of the cell, ये NADH2 साइटोप्लाज्म के अंदर किसी और केमिकल रिएक्शन में काम आ सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि NADH2 जो है वो पक्का जाए ही जाए। कहां पर? ETS में। और अगर ये नहीं जाएगा तो फिर आप ग्लाइकोलाइसिस की बैलेंस रेस्पिरेशन की बैलेंस शीट में ग्लाइकोलाइसिस से बनने वाले NADH2 के ATP को काउंट करते हुए 38 या 36 ATP टोटल काउंट नहीं करवा सकते। इस बात का आप ख्याल रखिए बच्चे कि ये जो NADH2 आपने साइटोप्लाज्म में बनाया है, ये अगर ETS में जाएगा दोनों शटल सिस्टम में से किसी भी एक को फॉलो करते हुए, तो हम पढ़ते हैं कि 36 या 38 ATP है। लेकिन अगर इनमें से एक या ये दोनों ही NADH2 सेल के साइटोप्लाज्म में किसी और केमिकल रिएक्शन में काम आ गए, तो हमारी काउंटिंग तो बिगड़ गई ना, क्योंकि ये ATP तो माइनस हो जाएंगे। इसीलिए आप 36 या 38 ATP हमारे लिए काउंट करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये दूसरा अजम्पशन। तीसरी बात जो हमें एनसीईआरटी ने लिख के दी है, वो लिख के दी है कि नन ऑफ द इंटरमीडिएट इन द पाथवे आर यूटिलाइज्ड टू द सिंथेसाइज एनी अदर कंपाउंड। देखिए, हम एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 या 36 ATP मॉलिक्यूल्स को काउंट करते हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। लेकिन वो काउंट कब करते हैं? जब हम ये कहते हैं कि ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस चले, उससे पाइरुविक एसिड बने, वो पाइरुविक एसिड आगे लिंक रिएक्शन में जाकर एसिटाइल को एंजाइम ए को चलाए बनाए,
और उससे क्रेब्स साइकिल चले, और क्रेब्स साइकिल में भी वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक सिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, सक्सिनल कोएंजाइम ए, सक्सनिक एसिड, ये सब बनते जाए, तो हम 38 या 36 एटीपी काउंट कर पाते हैं। इसका मतलब ये 36 या 38 एटीपी हमने तब काउंट किए जब हमने ये मान लिया, जब हमने ये एज्यूम कर लिया कि कोई भी इंटरमीडिएट इधर उधर नहीं जाता कहीं पर। लेकिन एम्फिबॉलिक पाथवे में हम ये बात बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में पढ़ के आए हैं और समझ के आए हैं कि रेस्पिरेटरी पाथवे के दौरान ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इंटरमीडिएट जो कार्बन स्केलेटन या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं वो किसी दूसरे कंपाउंड का फॉर्मेशन करने के लिए, सिंथेसिस करवाने के लिए प्रिकर्सर की फॉर्म में यूज हो सकते हैं। तो सोचिए, ग्लूकोज से बना पायरुविक एसिड और पायरुविक एसिड से आपने अमाइनो एसिड बना दिया, तो आप पायरुविक एसिड से ना तो लिंक रिएक्शन चला रहे हो, ना क्रेब साइकिल चला रहे हो, तो फिर कैसे आपको NADH2 और FADH2 सफिशिएंट मिलेंगे 38 या 36 एटीपी के लिए? या फिर आपने उससे एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाया और उस एसिटाइल कोएंजाइम ए से आपने किसी और कंपाउंड को, जैसे कि फैटी एसिड बना दिया या अमाइनो एसिड बना दिया, कोई भी दूसरे कंपाउंड का फॉर्मेशन आप कर लेंगे, तो आप आगे का प्रोसेस नहीं चला पाएंगे। और अगर आप आगे का प्रोसेस नहीं चला पाएंगे तो यह भी क्लियर हो गया कि आप 38 या 36 एटीपी भी काउंट नहीं कर पाएंगे। तो तीसरा अजम्पशन जो हम पढ़ रहे हैं बच्चे, ये बात गलत है कि बनने वाला जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है वो सिर्फ रेस्पिरेशन के लिए बनता है। नहीं, वो सेल के मेटाबॉलिज्म में काम आने वाले किसी दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड और बायोमोलिक्यूल का भी सिंथेसिस करवा सकता है। अगर वो किसी और मॉलिक्यूल का सिंथेसिस करवाएगा तो उससे आगे हम रेस्पिरेशन की काउंटिंग उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए तो नहीं पड़ेंगे। तो फिर 38 या 36 एटीपी भी काउंट होना इतना अच्छे से नहीं हो पाएगा जितना कि हम काउंट करके आए हैं। तो तीसरा अजम्पशन ये। चौथा अजम्पशन, ओनली ग्लूकोज बीइंग रेस्पायर्ड। देखिए, मैं बार बार आपको जब भी पढ़ा रहा हूं एक ही बात बोल रहा हूं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से मुझे मिल रहे हैं 38 एटीपी या 36 एटीपी, बार बार। लेकिन हमने चैप्टर स्टार्ट किया, इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा, हमने एम्फिबॉलिक पाथवे पढ़ा, तब भी ये बात पढ़ के आए कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ही रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं होते, या कार्बोहाइड्रेट्स में भी सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्म ग्लूकोज ही रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं है। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज के अलावा दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, फैट्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं। लेकिन आप काउंटिंग सिर्फ किसके लिए कर रहे हैं? ग्लूकोज के लिए कर रहे हैं। लेकिन ग्लूकोज के अलावा भी तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स हैं, और अगर कोई और रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट रेस्पिरेशन में काम आएगा तो आप ये बात दिमाग में रखिए कि अगर कोई और रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट रेस्पिरेशन में काम आएगा तो हम 38 या 36 एटीपी काउंट नहीं कर पाएंगे। तो ये चार बातें जो ब्लैक डॉट के साथ एनसीईआरटी ने हमें पढ़ाई हैं, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएंगी कि चारों बातें अजम्पशन है। मतलब इन फ्यूचर एग्जाम के अंदर कभी क्वेश्चन आ जाए कि विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बच्चा क्या करता है, अमूमन जब मॉड्यूल पढ़ता है या एनसीईआरटी पढ़ता है, अपने स्टडी मटेरियल को पढ़ता है, तो उसके दिमाग में बात रहती है कि जो लिखी हुई बातें वो बिल्कुल सही हैं। अब मान लीजिए मैंने क्वेश्चन के अंदर 3 स्टेटमेंट तो बहुत बिल्कुल सही लिखी है रेस्पिरेशन की, और 4th स्टेटमेंट इन चारों में से कोई एक स्टेटमेंट लिख दी, और मैंने ये पूछ लिया कि विच वन स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द रेस्पिरेशन। तो जो स्टेटमेंट इन चारों में से एक लिखी है ना मैंने, वही इनकरेक्ट है, क्योंकि ये तो अजम्पशन है, सही नहीं है, रियलिटी नहीं है रेस्पिरेशन को लेकर। लेकिन बच्चे को ये डाउट रहता है सर ये तो एनसीईआरटी में लिखी हुई है, ये तो मॉड्यूल में लिखी हुई है, तो मेरे स्टडी पैकेज में है, तो ये गलत कैसे है? तो यही तो बोल रहे हैं हम आपसे कि 4 बातें ये जो हमने पढ़ी हैं एनसीईआरटी से या मॉड्यूल से रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट के स्टार्टिंग में, ये चारों बातें रेस्पिरेशन पर एप्लीकेबल नहीं होती हैं। ये चारों की चारों बातें अजम्पशंस हैं। फिर जब आप इन चारों बातों को पढ़ने के बाद आगे जाएंगे तो एनसीईआरटी आपको खुद ये बात पढ़ाएगी, बट दिस काइंड ऑफ अजम्पशंस आर नॉट रियली वैलिड इन द लिविंग सिस्टम। ये जो चारों बातें हम पढ़ के आए लिविंग सिस्टम में एप्लीकेबल नहीं है। ऑल पाथवे वर्क साइमल्टेनियसली। हम क्या कह हैं कि पाथवे हो रहे हैं एक के बाद एक? नहीं, पाथवे हो रहे हैं साइमल्टेनियसली। डू नॉट टेक्स प्लेस वन आफ्टर अनदर। सबस्ट्रेट एंटर द पाथवे एंड आर विथड्रॉन फ्रॉम इट्स एंड व्हेन नेसेसरी। जब उनकी जरूरत होती है तब वो एंटर कर जाते हैं, जब उनकी जरूरत है तब वो निकल जाते हैं। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस ऑफ द सेल।
जो मॉलिक्यूल्स हैं, इंटरमीडिएट कंपाउंड्स हैं, वो आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। नेक्स्ट, एटीपी इज यूटिलाइज्ड एज एंड व्हेन नीडेड, यूज किया जा सकता है जब भी उसकी जरूरत होगी, और हमने ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी को यूज किया भी है। ऐसा नहीं कि रेस्पिरेशन में सिर्फ आप एटीपी बनाए रहे हैं, यूज भी किया। ग्लाइकोलाइसिस चलाने के लिए सबसे पहले एटीपी ही यूज करते हैं। अगर वही आपके पास नहीं है तो ग्लाइकोलाइसिस नहीं चलेगा, और अगर ग्लाइकोलाइसिस ही नहीं चला तो आगे का रेस्पिरेशन कैसे चलाएंगे आप। अब एंजाइमेटिक रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय द मल्टीपल मीन्स। मल्टीपल मीन्स का मतलब है कि जो केमिकल रिएक्शन रेस्पिरेशन के लिए हो रही है वो सिर्फ किसी एक ही बात के लिए नहीं हो रही कि हाँ भाई उसमें मेरे को हाइड्रोजन निकालने हैं और एटीपी बनाना है, नहीं। एंजाइमेटिक रिएक्शन में जितनी भी पढ़ रहा हूं वो सेल के अंदर सिर्फ एक पर्पस के लिए नहीं, उसके मोर देन वन पर्पस है, और वो हमने पढ़े हैं। या तो उसे किसी और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करना है, या उससे हाइड्रोजन निकालकर केमिकल रिएक्शंस को चलाना है, या उन हाइड्रोजन से उसको एटीपी बनाना है, या फिर निकलने वाली हीट से बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना है। किसी एक रीजन के लिए केमिकल रिएक्शंस नहीं चल रही हैं। अब येट इट इज यूजफुल डू टू एक्सरसाइज टू एप्रिशिएट दिस द ब्यूटी एंड द एफिशिएंसी ऑफ द लिविंग सिस्टम। बच्चे के दिमाग में बात आती है कि अगर ये चारों बातें गलत थी और आप ये कह रहे हैं कि 38 या 36 एटीपी जो आपने काउंट किए हैं वो एक लिविंग सिस्टम में रियलिटी में उनको काउंट करना पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल एक्सरसाइज है, और वास्तविकता अगर ये है, रियलिटी अगर ये है, तो आपने ये सब हमें पढ़ाया क्यों? क्योंकि जब से आप रेस्पिरेशन हमें पढ़ा रहे हैं तब से आप हमें ग्लूकोज, ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, ईटीएस प्रोसेस सारे पढ़ा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप ये भी कह रहे हैं कि इससे इतने एटीपी, इससे इतने एटीपी, इससे इतने एटीपी, और फाइनली आपने काउंट भी करवाए 38 या 36 एटीपी। और फाइनली जब आप एंड कर रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन का तो आप खुद ही कह रहे हैं कि ये काउंटिंग्स वैलिड नहीं है लिविंग सिस्टम के अंदर, तो ऐसा क्यों? तो इस बात का भी आपको आपके स्टडी मटेरियल में, एनसीईआरटी में, सिलेबस बुक में, मॉड्यूल में आंसर दिया गया है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की ब्यूटी या एफिशिएंसी को समझने के लिए हमने ये काउंटिंग्स की हैं। कैसे? जब आप एनर्जी एफिशिएंसी की बात करते हैं ना रेस्पिरेशन के लिए, एनर्जी एफिशिएंसी की, तो हम कहते हैं कि हम रेस्पिरेशन के दौरान भी, रेस्पिरेशन प्रोसेस स्टार्ट किया तो मैंने बोला था एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। सेल एनर्जी खर्च करेगी तो एटीपी खर्च करेगी, सेल एनर्जी बनाएगी तो एटीपी बनाएगी। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी कितना एनर्जी पढ़ रहे हैं हम? 8.1 किलो कैलोरी। और एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज में टोटल एनर्जी कितनी है? 686 किलो कैलोरी एनर्जी। 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी 8.1 और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 686। देखिए, अगर आप 36 एटीपी गेन करते हैं, 36 एटीपी मींस आप चल रहे हैं ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल के अकॉर्डिंग, तो 36 एटीपी आप जब गेन करेंगे तो आप 36 इंटू 8.1 करेंगे तो टोटल एनर्जी आपको कितनी मिलेगी? 291.6 किलो कैलोरी। किस में से मिलेगी? टोटल ग्लूकोज की एनर्जी 686 थी, उसमें से मिलेगी। अगर आप इसका परसेंटेज निकालते हैं तो 42.50% आपको एनर्जी मिलती है। मैं स्टार्टिंग में क्लियर करके आया था ये बात कि जब आप रेस्पिरेशन के टाइम पे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन करते हैं, उसके कार्बन कार्बन बॉन्ड का ब्रेकडाउन करते हैं, तो 100% कन्वर्जन नहीं होता एनर्जी का। और मैंने ये बोला भी था कि आप ऐसा फिजिक्स में पढ़ के भी आए हैं कि एनर्जी जब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो कन्वर्जन 100% नहीं है। तो बताइए, आप 36 एटीपी बना रहे हैं तो ग्लूकोज की कितनी एनर्जी को आप एटीपी की फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हैं? 42.60% एनर्जी को। बच्चा कहता है 42 के लमसम तो आपने कन्वर्ट कर लिया एटीपी में, 58 के लमसम कहां गई? तो वही तो हमने बोला था स्टार्टिंग में कि इसमें से एक बड़ा पोर्शन हीट की फॉर्म में निकल गया, और वही हीट है जो मेरे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करती है। तो इतनी एनर्जी तो मैंने एटीपी में कन्वर्ट कर ली, बाकी एनर्जी हीट की फॉर्म में निकल गई। तो बताइए 36 एटीपी के अकॉर्डिंग रेस्पिरेटरी पाथवे या ग्लूकोज के लिए रेस्पिरेशन की एफिशिएंसी कितनी है? हम कहते हैं 42.60%। लेकिन अगर आप एटीपी 38 बनाते हैं तो 38 एटीपी से आप कितनी एनर्जी कन्वर्ट कर पा रहे हैं एटीपी में? 307.8 किलो कैलोरी। किस में से? 686 में से। अगर आप इसका परसेंटेज लेते हैं तो 44.86 आता है। इसका मतलब 56 के लमसम जो एनर्जी है वो किसकी फॉर्म में निकल गई है? हीट की फॉर्म में। तो इसका मतलब हम ज्यादा एनर्जी कन्वर्ट कर पा रहे हैं एटीपी में, या ज्यादा एनर्जी हीट की फॉर्म में रिलीज हो रही है?
तो हम कहते हैं ज्यादा एनर्जी हीट की फॉर्म में रिलीज हो रही है। अगर ज्यादा एनर्जी हम एटीपी की फॉर्म में कन्वर्ट कर पाते तो हम 50% से ज्यादा लेकर जाते एफिशिएंसी को। तो बस इस एफिशिएंसी को समझने के लिए ही हमने ये काउंटिंग्स की हैं, जो कि एक थ्योरेटिकल एक्सरसाइज है। अदरवाइज जो बातें हम, ये 4 बातें हम पढ़ के आए हैं, एज्यूम हमने किया है या अजम्पशंस हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट के दौरान, वो चारों बातें बच्चे लिविंग सिस्टम पर एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन फिर भी हमने पढ़ी। क्यों पढ़ी? ताकि हम इस रेस्पिरेशन प्रोसेस की एफिशिएंसी को समझ पाए। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर हेडिंग आएगी डू प्लांट ब्रीथ, जो हमने पढ़ा है। जैसे ही आप डू प्लांट ब्रीथ खत्म करेंगे, 228 नंबर पेज पर सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं आप। रेस्पिरेशन की आपको इक्वेशन मिलती है जो हमने पढ़ी है इंट्रोडक्शन में, उसी के जस्ट नीचे आपको लाइन लिखी हुई मिलेगी बच्चे एनसीईआरटी में, बहुत अच्छी सी, द कंप्लीट कंबंशन ऑफ द ग्लूकोज, मतलब आपने कंप्लीट ब्रेकडाउन कर लिया ग्लूकोज का, विच प्रोड्यूस द CO2 एंड वाटर, जो कि CO2 हमने लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल की रिएक्शंस में निकाली है, और वाटर हमने ETS के एंड में बनाया है। ये प्रोडक्ट हो गए इसके। एज द एंड प्रोडक्ट्स yield energy most of which is given out as heat। उसने साफ लिखा है most of which। जब आप ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं, कंबंशन करते हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आप किसकी फॉर्म में निकालते हैं? हीट की फॉर्म में। लेकिन मैं रेस्पिरेशन प्रोसेस स्टार्ट करते टाइम ये बात भी आपको साथ में समझा के आया था कि रेस्पिरेशन इज ए स्लो एंड स्टेप वाइज प्रोसेस, क्योंकि ये सारी की सारी एनर्जी एक ही स्टेप में नहीं निकलती है, एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। हमने ग्लाइकोलाइसिस में बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ी हैं, हमने क्रेब्स साइकिल में बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ी हैं, और धीरे धीरे हमने एनर्जी को बाहर निकाला है। और हीट या स्पीड रेस्पिरेशन की हमने इतनी ही रखी है कि मेरी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे, ना वो कम हो जाए और ना ही ज्यादा हो जाए। तो अभी तक हम बात कर चुके हैं पूरे के पूरे एरोबिक रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट की। आप मॉड्यूल और एनसीईआरटी को पढ़िएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे।